नमस्कार साथियों और भाई, क्या हाल है। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, हम लोगों ने लुसेंट जीके का स्टडी शुरू कर चुका था और मुझे यह आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो लुसेंट का जीके है वो आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी के कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हो, या कोई भी स्टेट लेवल के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, हर एक एग्ज़ाम में आपको लुसेंट का जीके पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको मालूम होगा। आज का जो चैप्टर होने वाला है ये हिस्ट्री से होने वाला है और आज हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। ठीक है, मगध साम्राज्य के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे सिकंदर। उसके बाद हम लोग आज के जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे। और ये आपको पता होगा कि मौर्य साम्राज्य और मगध साम्राज्य से रिलेटेड कितना क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग मगध राज के उत्कर्ष के बारे में जानेंगे। मगध राज का स्थापना किस प्रकार से हुआ था तथा वह अपने पतन की ओर किस प्रकार आगे बढ़ा। मगध राज का जो सबसे प्राचीन वंश था उसका संस्थापक बृहद्रथ को माना जाता है, जिसका उल्लेख हमें प्राचीन इतिहास में और पुराणों में देखने को मिलती है। जरासंध को ही बृहद्रथ का पुत्र कहा जाता है और उसकी जो राजधानी थी वो गिरिब्रज था, जो कि बाद में राजगिरी के रूप में बिंबिसार ने उसे पुनः व्यवस्थित किया था। ठीक है, प्राचीन इतिहास के लेखकों में हमें मिलते हैं कि जो हर्यक वंश के संस्थापक थे वो बिंबिसार थे, जो कि मगध की राजगद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराया, जो कि अंगराज का प्रतिनिधित्व था, अंगराज का शासक था। ठीक है, जब मैंने आपको महाजनपद का चैप्टर करवाया था तो आपको मालूम होगा कि जो अंग था, ये अंगराज और मगध, ये दोनों ही अलग अलग महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है, और महाजनपद का जो काल था ये सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता के बाद का काल माना जाता है। अंग जो सभ्यता था, इनका जो शासक था बृहदत्त, और इन्होंने अपना राजधानी चंपा रखा था। ठीक है, चंपा इसकी राजधानी थी, जो आज के भागलपुर और मुंगेर जिले में, जो कि बिहार में है, यहाँ पे उपस्थित है। और मगध साम्राज्य, इसका तो राजधानी मैंने बताया गिरिब्रज था। ठीक है, गिरिब्रज या फिर राजगिरी इसका जो राजधानी था, और वर्तमान में ये पटना और गया के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि बिहार राज्य में उपस्थित है। ठीक है, तो बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण करवाया और उसे अपनी राजधानी के रूप में बनाया। बिंबिसार ने मगध पर लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। उस समय बिंबिसार के राजदरबार में एक राजवेद हुआ करते थे, जीवक। ऐसा माना जाता है कि ये जो राजवेद थे, इनको सभी बीमारी का जानकारी था और सभी बीमारी का इलाज इनके पास था। इसी कारण महात्मा बुद्ध जब अपने अंतिम समय में थे तो बिंबिसार ने राजवेद को उनकी सेवा करने के लिए भेजा था। इसी प्रकार अवंती के राजा प्रज्ञोत का सेवा करने के लिए भी बिंबिसार ने अपने राजवेद को भेजा था। ठीक है, बिंबिसार जिन राज्यों पर अधिकार नहीं कर सकता था, उन राज्यों से वो वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता था, अर्थात कि उन राज्य के राजकुमारी या फिर राजा की बहन से वो विवाह करके उन राज्यों को अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया करता था। इसी प्रकार कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से उसने विवाह किया था और कौशल राज्य को अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। और वैशाली के चेटक के पुत्री चेलम से उन्होंने विवाह करके वैशाली राज्य को अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। मध्य देश, जो कि आधुनिक पंजाब का क्षेत्र आता है, वहाँ के राजकुमारी क्षेमा से विवाह करके उसने मध्य देश को भी अपने मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया था। बिंबिसार का जो हत्या था, उसके अपने पुत्र अजातशत्रु ने सत्ता की चाह में उसकी हत्या कर दी गई और उसने 493 ईस्वी में मगध के साम्राज्य पर विराजमान हुए और लगभग 32 वर्षों तक वो मगध की साम्राज्य में अपना शासन चलाया। अजातशत्रु का जो उपनाम था उसे कुनिक नाम से जाना जाता है। ठीक है, अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी हुआ करता था।
उस समय अजातशत्रु का एक सुयोग्य मंत्री हुआ करता था जिसका नाम है वर्षकार। ठीक है, इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। जिस प्रकार अजातशत्रु ने अपने पुत्र बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था, उसी प्रकार अजातशत्रु की भी उसके पुत्र उदायन ने हत्या कर दी और 461 ईसा पूर्व में वो मगध साम्राज्य में विराजमान हुआ। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी हुआ करता था। हर्यक वंश का जो अंतिम राजा हुआ ये उदयन का पुत्र नागदशक था। इसी जो नागदशक था इसको शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में हराकर अपदस्थ कर दिया और शिशुनाग वंश का स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी जो राजधानी थी ये पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित कर दी, लेकिन जो शिशुनाग का उत्तराधिकारी हुआ कालाशोक, इसने पुनः अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा हुआ ये नंदीवर्धन था और नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद को माना जाता है। और इसी नंद वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, इसी को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था और फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। उनकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर जो था ये अरस्तु का शिष्य हुआ करता था। सिकंदर ने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। यहाँ पे ये चीज़ आता है सेल्यूकस निकेटर, ये इम्पोर्टेंट है। जब मैंने भारत का इतिहास शुरू कर चुका था उस समय मैंने आपको बताया था कि जो सेल्यूकस निकेटर है इसके साथ मेगास्थनीज भारत आया था जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। ठीक है, आगे देखते हैं। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा और इस युद्ध को हाई डिस्पेच का युद्ध कहा जाता है या फिर झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। लेकिन उसी वक्त सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया क्योंकि ब्यास नदी उस समय उफान पर था, जिसके कारण सिकंदर को भारत से लौटना पड़ा। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जो जल सेनापति था निर्याकस, ये इनका नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि निर्याकस जो थे ये एक प्राचीन इतिहास का राइटर भी थे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हैं जिसके कारण हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। अब आते हैं आज के सबसे इम्पोर्टेंट साम्राज्य के बारे में, इम्पोर्टेंट डायनेस्टी के बारे में, जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य का जो मदद किया था वो चाणक्य ने मदद किया था और चाणक्य को हम लोग कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। उनका एक पुस्तक यहाँ फेमस है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है और आज भी लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं राजनीति से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। ठीक है, और चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया और यही सेल्यूकस निकेटर जो था ये सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का सेनापति था जिसको चंद्रगुप्त में हराया। ठीक है, और सेल्यूकस निकेटर ने जब सेल्यूकस निकेटर हार गया चंद्रगुप्त से, उसने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त से कर दी गई और शर्तों के अनुसार उसने काबुल, कांधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के जैनी गुरु थे गुरु भद्रबाहु। मेगास्थनीज
जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। अब मेगास्थनीज की लिखी हुई पुस्तक इंडिका है, जिसमें हमें प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य और जो सेल्यूकस निकेटर के बीच का लड़ाई हुआ था, इसके युद्ध का वर्णन हमें एपियानस नामक पुस्तक से मिलती है। ठीक है। एपियानस ने इसका वर्णन किया गया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु थी ये 298 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है। उसके बाद जानते हैं चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ वो बिंदुसार हुआ। बिंदुसार जो था ये 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। ठीक है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी हुआ करता था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और यहाँ पे बिंदुसार का और एक नाम आता है, जैन ग्रंथों में इसे सिंगसेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो ये सब नाम इम्पोर्टेंट है। यहीं पे बिंदुसार के 3 नाम हम लोगों ने जाना, एक तो अमित्रघात, ठीक है, भद्रसार और सिंगसेन। इन तीनों नामों से बिंदुसार को जाना जाता है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन आता है। इस विद्रोह बिंदुसार ने पहले सुसीम और फिर बाद में अशोक को भेजा था इन विद्रोह को रोकने के लिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि एथिनियस एक राइटर थे। उन्होंने बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस वन मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। आगे जानते हैं बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी था वो अशोक हुआ। और अशोक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी हुआ ये अशोक हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध के राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल हुआ करता था। मस्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, लेकिन पुराणों में जो अशोक का नाम मिलता है ये अशोक वर्धन के नाम से मिलता है। ठीक है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक 8वें वर्ष यानी लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं उप एक बौद्ध भिक्षु नाम था जिनका नाम था उपगुप्त। इन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक ने आजीविकाओं को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी रखा था। ठीक है। अशोक की जो माता थी उनका नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ये इम्पोर्टेंट है कि महेंद्र और संघमित्रा ये दोनों ही अशोक के अपने पुत्र और पुत्री थे, जिनको उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक के काल के सबसे महत्वपूर्ण आता है शिलालेख और स्तंभालेख। ये बहुत ही प्रचलित था अशोक के काल से। हमें अशोक के काल से लगभग 14 शिलालेख और 7 स्तंभालेख प्राप्त होते हैं, जो कि आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। वो जो शिलालेख पर लिखते थे, शिलालेख अर्थात आगे जानेंगे कि शिलालेख किसे कहते हैं। ठीक है। पहले ये जान लेते हैं कि जो शिलालेखों में भाषा का प्रयोग किया जाता था, जो लिपि का प्रयोग किया जाता था, वो ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक भाषा का प्रयोग किया जाता था। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, ठीक है, इनका जो अभिलेख प्राप्त हुआ है ग्रीक एवं अरमाइक भाषा का, इसका अभिलेख हमें अफगानिस्तान से प्राप्त होता है। जबकि खरोष्टी लिपि का अभिलेख हमें उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से मिला है और शेष भारत में हमें ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिला है। अब जानते हैं कि अशोक के जितने भी अभिलेख मिलते थे उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो शिलालेख, उसके बाद स्तंभालेख, उसके बाद गुहालेख। अब जानते हैं शिलालेख किसे कहते हैं। शिलालेख अर्थात इस प्रकार से बड़े पत्थर पर जो भी लिखा जाता था, ठीक है, उनको हम लोग शिलालेख कहते हैं। स्तंभालेख अर्थात कि जो स्तंभ होते थे, स्तंभों में जो जो भी
जानकारी लिखा रहता था उन सब को हम लोग स्तंभालेख कहते हैं। और गुहालेख अर्थात कि गुफाओं में जो लेख हमें प्राप्त होते हैं अशोककालीन, उन सारे लेखों को हम लोग गुहालेख के नाम से जानते हैं। ठीक है। अशोक के जो शिलालेख थे उनके खोजकर्ता का श्रेय हम लोग पद्रेटी फेंटर को देते हैं। ठीक है, जो कि 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज की थी। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। ठीक है। अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनको पढ़ने के सबसे पहले उनकी भाषा और लिपि को पहचानने का जो सफलता मिली थी वो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रेसेप के द्वारा उसे सबसे पहले पढ़ा गया था। ठीक है। अब जानते हैं कि अशोक के जितने भी 14 शिलालेख थे उन 14 शिलालेखों में क्या क्या विषय पे चर्चा की गई, किन किन विषयों पे लिखा हुआ था। सबसे पहला जो शिलालेख आता है इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख में हमें मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में पता चलता है। तीसरा जो शिलालेख था इसमें राजकीय अधिकारियों को दिया गया आदेश के बारे में पता चलता है। फिर कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख भी तीसरे शिलालेख में किया गया है। चौथा जो शिलालेख था उसमें भैरीघोष की जगह धम्मघोष की घोषणा की गई थी। पांचवें शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा जो शिलालेख था इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां तथा आठवां शिलालेख में हमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं और जानते हैं कि उनके जो नौवां शिलालेख था इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख हमें देखने को मिलते हैं। 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया था कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वें शिलालेख में हमें उनके धम्म की व्यवस्था का वर्णन मिलता है। 12वें शिलालेख में हमें जानकारी मिलता है कि स्त्री महापात्रों की नियुक्ति तथा समान विचारों के सम्मान की बात कही गई थी। 13वें शिलालेख में हमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। 14वें शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए अशोक ने प्रेरित किया था। ये सभी जानकारी उनके हमें शिलालेखों से प्राप्त होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। अब जानते हैं कि उनके जो स्तंभालेख थे उन स्तंभालेख से हमें किन किन प्रकार की जानकारी मिलती है, या फिर उनके जो स्तंभालेख थे सबसे पहले जानते हैं कि जो उनके स्तंभालेख थे वे कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो प्रयाग स्तंभालेख जो था ये सबसे पहले कौशाम्बी में स्थित था, लेकिन बाद में अकबर के शासनकाल में इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया गया। दिल्ली टोपरा जो स्तंभालेख था ये सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से क्या किया था, दिल्ली लाया गया था। टोपरा में सबसे पहले स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली लाया था। ठीक है। अब दिल्ली मेरठ के स्तंभालेख के बारे में जानते हैं। ये जो स्तंभालेख ये मेरठ में स्थित यह था, लेकिन फिरोज शाह ने इसे दिल्ली लाने बोला था। ठीक है। उसके बाद रामपुरवा स्तंभालेख था, ये चंपारण बिहार में अवस्थित है और इसकी खोज 1872 ईस्वी में कारकायल द्वारा की गई थी। लोरिया आरेराज जो कि चंपारण में स्थित है, लोरिया नंदगढ़, ये चंपारण में इस स्तंभालेख पर मोर का चित्र बना हुआ है। आगे इन्हीं स्तंभालेखों से रिलेटेड जानकारी हम लोग जानते हैं। जो पहला स्तंभालेख था जिसे कौशाम्बी में प्राप्त किया गया था इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का जो सबसे छोटा स्तंभालेख है ये रुम्मीदेई है। इसे लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भूराजस्व की दर घटाने की घोषणा की गई थी। अशोक का 7वां अभिलेख है, ये सबसे लंबा अभिलेख है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि इन शिलालेखों में वे ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं का प्राप्ति होती है हमें। ठीक है। और सम्राट की हमें इन्हीं शिलालेखों से प्राप्त होता है कि जो सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी, इस मंत्रिपरिषद में 12, 16 या 20 की सदस्य होते थे। ठीक है। और अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख हमें मिलता है, जिसे महापात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में 4 जासूस को कहते हैं। ठीक है।
और अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी और प्रांतों को चक्र कहा जाता था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि मौर्य के जो समय था, अशोक के समय काल में मौर्य साम्राज्य में जो प्रांतों की संख्या थी ये 5 थी। ठीक है, प्रांतों के जो प्रशासक कुमार या फिर आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों के इन पांचों जो प्रांत थे, इन प्रांतों के जो शासक थे, प्रशासक होते थे, जो इनका शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते थे, इनको कुमार या फिर आर्यपुत्र या फिर राष्ट्रिक कहलाते थे। ठीक है, प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन होता था। ठीक है, अब जानते हैं कि अशोक के काल में जो जो वर्णित लोग थे उनको किन किन नामों से जाना जाता था, जो उच्च पदों में रहते थे। सबसे पहले तो मंत्री जो था ये प्रधानमंत्री को कहे जाते थे। पुरोहित जो थे ये धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति जो है सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज जो होता है राजपुत्र कहा जाता था। ठीक है, देवारिक जो होता था ये राजकीय द्वार रक्षक का काम करता था। अंतर्वेदिक जो था अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता जो होता था ये आय का संग्रह करता था। सन्नी धाता जो होता था इनको राजकीय कोष का अध्यक्ष माना जाता था। ठीक है, प्रशासता कारागार का अध्यक्ष था। प्रदेष्ट्री ये कमिश्नर था। और जो था नगर का कोतवाल था। व्यवहारिक जो था ये प्रमुख न्यायाधीश हुआ करता था। ठीक है, नायक जो था ये नगर रक्षा का अध्यक्ष हुआ करता था। कर्मांतिक जो था ये उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष हुआ करता था। मंत्रिपरिषद ये अध्यक्ष होता था जो अशोक को उनके शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपदेश देते थे। दंडपाल ये सेना के सामान एकत्र करने वाला होता था। दुर्गपाल जो है दुर्ग रक्षक होता था। अंतपाल समीपवर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। ठीक है, मेगास्थनीज ने जो अपने बुक इंडिका में बताया है कि जो अशोक के काल में जो मौर्य साम्राज्य था उसमें शासन 30 सदस्यों का एक मंडल द्वारा चलाया जाता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं कि बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग लिया जाता था और अगर कोई ये मूल्य का 10वां भाग नहीं देता था, उसको बचाने की कोशिश करता था, तो उसे मृत्युदंड की सजा दिया जाता था। मेगास्थनीज ने ही ये वर्णन किया है। एग्रोनोमाई मार्ग का निर्माण अधिकारी था। ठीक है, और अशोक के काल में ही इस मार्ग का निर्माण किया गया था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ हुआ करते थे। ठीक है, प्लूटार्क जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से लगभग 3 गुनी अधिक संख्या में 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रोंद डाला था। ठीक है, युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था वो सेनापति होता था। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियों द्वारा की जाती थी। ये 6 समिति कौन कौन थे? ये 6 समिति के बारे में जानते हैं। प्रथम समिति जो थी ये जल सेना की व्यवस्था को देखती थी। द्वितीय जो समिति थी ये यातायात एवं रसद की व्यवस्था को देखती थी तथा उसका रखरखाव करती थी। तृतीय जो समिति थी ये पैदल सैनिकों का रखरखाव करती थी। चतुर्थ अश्वरोहियों की सेना का देखभाल करता था। पंचम समिति जो थी ये गज सेना की देखरेख करता था और छठा जो था ये रथ सेना की देखरेख करता था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग जो अर्थशास्त्र में जो गुप्तचर होते थे उसे गुण पुरुष कहा जाता था। इससे पहले हम लोग देखते हैं मौर्य साम्राज्य में जो गुप्तचर विभाग होता था ये महामत्य सार्प अमात्य के अधीन हुआ करता था। ठीक है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने का कार्य गुप्तचर को जो गुप्तचर का कार्य करता था उसे संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाले भूमि को अदेव मात्रक के नाम से जाना जाता था।
मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। वे 7 वर्ग कौन कौन से थे, आइए जानते हैं। पहला वर्ग था दार्शनिक, ठीक है, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। इन 7 वर्गों में मेगास्थनीज ने भारत के समाज को, उस समय मौर्य युगीन समाज को, ये 7 भागों में विभाजित किया था। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपाजीवा कहा जाता था। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक की सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक चलता रहा। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था ये बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके स्वयं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में इसकी हत्या करके उसके बाद शुंग वंश की नींव डाली थी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के बारे में जाना, उसके बाद मगध साम्राज्य के संपूर्ण शासकों के बारे में जाना, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो धन्यवाद आप हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दे, और सामने का जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस रहेंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको आपके नोटिफिकेशन बार में डायरेक्टली मिल जाए। अगर आप हमारे वीडियोस को शेयर करना चाहते हैं तो अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं।